हमने पिछले वीडियो में देखा हिमालय पर्वत, हमने पिछले वीडियो में हिमालय पर्वत को अच्छे से पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदान, दक्कन का पठार और मरुस्थल, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र और तटीय मैदान तथा द्वीपसमूह। इस 5 भागों हम लोग इसमें 5 भाग पढ़ेंगे। कितने? 5 भाग पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 2 है, क्लास 9 का चैप्टर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। अब आज पार्ट 2 देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये हिमालय पर्वत देख चुके थे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में देखें उत्तर का मैदान। जो उत्तर का मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान जो है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण नदियों के अवसाद से हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों के अवसाद से हुआ। तो आप सोचेंगे नदियाँ यहाँ पर आई कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ए हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से नदियाँ आई, नदियाँ जो बहती थी वो नदियाँ, और तथा ये दक्कन पठार से जो नदियाँ बहती थी वो नदियाँ, ये नदियाँ दोनों क्या की, अवसादों को इस उत्तरी मैदान में क्या की, जमा की, जिससे कि इस मैदान का निर्माण हुआ। ये भारत का सबसे नवीन मैदान है। इसे नवयुवा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो उत्तरी मैदान है वो हमारा, इसकी जो है पूरे भारत की सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे उपजाऊ भूमि है। ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में, दक्कन पठार के उत्तर में स्थित होने के इसकी उत्तर में स्थित है, यह स्थित है, और यह पूरे वर्ल्ड की, पूरे मतलब विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ तथा सबसे सघन जनसंख्या वाली क्षेत्र है। सघन जनसंख्या का मतलब जैसे कि यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर ये भारत की बात करें तो भारत की टोटल जनसंख्या 100% में से 45% यहाँ पर निवास करती है, और शेष 55% क्या करते हैं, पूरे भारत में निवास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 55% पूरे भारत में निवास करते हैं, और 45% इस यहाँ सिंधु नदी से यहाँ से पंजाब से लेकर असम तक इस भाग में निवास करते हैं। और हम इसे क्या क्या देखते हैं, इसका जो अधिक जो ये पूरा क्षेत्र जो जलोढ़ मृदा से बना है, और इसका उपजाऊ भाग कहाँ है अधिकतम, ये पाकिस्तान के इलाके में चला गया है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी 3 इसकी प्रमुख नदियां हैं, एक सिंधु नदी है, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र, इसकी 3। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, सतलज, चेलम, चिनाब और ब्यास, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तरी मैदान की लंबाई देखते हैं। लंबाई इसकी कितना है, 2400 किलोमीटर के आसपास। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर, 240 से 320 किलोमीटर आसपास इसकी चौड़ाई है। अब देखते हैं हम, ये जो भाग है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से भाग है इसमें 3 मुख्यतः। हम लोगों ने इसका निर्माण देख लिया, और इसके बारे में, इसकी लंबाई चौड़ाई तथा इसकी नदी कैसा निर्माण हुआ, वो सारी चीज़ें देख ली। अब देखते हैं क्या कि इसकी 3 प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिम का मैदान, पहला क्या है, पश्चिम का मैदान। दूसरा क्या है, गंगा का मैदान। और तीसरा क्या है, हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिम का मैदान यानी कि ये वाला पंजाब वाला हिस्सा। पश्चिम के मैदान को दूसरे किस नाम जाना जाता है, पंजाब के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 150 से 200 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और अब इसकी अगर
अब इसकी मतलब कि इसकी हो गई बात। अब इसकी बात करते हैं मतलब गंगा के मैदान की। अब गंगा के मैदान में हम लोग देखते हैं, गंगा का जो मैदान है इसकी अगर लंबाई की भी बात की जाए तो कितना है, 1400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। लंबाई, गंगा का मैदान की लंबाई कितना है, 400 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास है। अब इसकी बात करते हैं गंगा के मैदान। गंगा के मैदान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, गंगा के मैदान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान, मतलब ये राजस्थान का कुछ उत्तरी पश्चिमी पूर्वी इलाका इसमें लगता है हमारे गंगा के मैदान में। और दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड का कुछ इलाका इसमें लगता है और पश्चिम बंगाल। ये समझते यहाँ से दिल्ली से लेते हुए शुरू होता है, झारखंड से लेते हुए हल्का, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक जाता है। ये जो बंगाल है, बांग्लादेश हमारा, इसकी पश्चिमी बॉर्डर तक पूरा हमारा गंगा का मैदान सटा हुआ है। अब गंगा का मैदान सटा हुआ है। ये जो गंगा का मैदान है ये इधर शिवालिक श्रेणी से दक्षिण में और यहाँ पर दक्कन के पठार से उत्तर में स्थित है। अब तीसरा चीज़ देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र की मैदान की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और चौड़ाई 100 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई ब्रह्मपुत्र मैदान का कितना लंबाई है, 650 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितना, 100 किलोमीटर। समझाया, लंबाई चौड़ाई। और इसमें अगर ये असम का क्षेत्र इसमें आता है, इसमें असम का क्षेत्र आता है। और इस हमारे उत्तरी मैदान को कुछ और भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं इसे किस किस भागों में इनका निर्माण कार्य, इनके अलावा इस जैसे कि हमारे उत्तरी मैदान को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा एक होता है भाबर का मैदान। भाबर का मैदान आप सोचेंगे ये नया मैदान कहाँ से आ गया, तो मैं इसको भाबर का मैदान बता दूँ कि जो ये शिवालिक श्रेणी है, यहाँ से जो कंकरीली मिट्टी या कंकरीली मिट्टी कंकड़ पत्थर जो आए और जो शिवालिक श्रेणी के आसपास जो रह गए, उस मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर। फिर उसके बाद भाबर, उस मैदान को भाबर कहा जाता है। ये भी उपजाऊ मैदान होता है, इसके बाहर उत्तरी मैदान के बाहर का एक क्षेत्र है। फिर उसके नीचे मान लीजिए ये वाला भाबर का क्षेत्र गया। फिर उसके नीचे बात करें तो क्या है, तराई का मैदान। अब से ये तराई का मैदान क्या है, तराई का मैदान वह है जो कि जैसे भाबर की नदियाँ जो यहाँ शिवालिक श्रेणियाँ से नदियाँ बहती हुई आई, फिर यहाँ भाबर से बहती हुई यहाँ निकली और आती हैं, फिर तराई में क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं। यहाँ तराई में लुप्त हो जाती है, फिर या कुछ दूर के आगे निकल कर फिर यहाँ बहने लगती है। इसे तराई कहते हैं। तराई जो होता है दलदल होता है, दलदली। यहाँ तराई क्या है, दलदल होता है। दलदल को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। समझा गया। अब समझिए अब भाबर क्या होता है। भाबर होता है जो कि मतलब कि यहाँ पर कंकरीली कंकड़ पत्थर से बना हुआ मैदानी भाग, और कंकरीली पत्थर की ये भाबर के दक्षिण में स्थित भाग को तराई कहते हैं। जब भाबर या फिर शिवालिक श्रेणी से आई हुई नदियाँ क्या करती हैं, भाबर से होती हुई तराई मैदान में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ दूर कुछ आगे निकलने के बाद फिर वहाँ से वो निकल कर आगे बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। फिर इसके और दो भाग हैं, उन दोनों भागों को देखते हैं। हम लोग पढ़े भाबर और तराई। अब तीसरा देखते हैं खादर और बांगर। ये बांगर है जो जलोढ़ मृदा का एक सबसे नवीनतम रूप है। ये बहुत उपजाऊ भाग होता है जो कि जलोढ़ मृदा से बनता है। अगर खादर की बात करें तो यह क्या, खादर जो है कि बाढ़ आने वाले जो यहाँ पर खादर के क्षेत्र में अधिक बाढ़ आते हैं, जो उस बाढ़ से नया क्षेत्र, नवनिर्मित क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। अब हम लोग उत्तरी मैदान को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। किसकी, प्रायद्वीपीय। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है और इसकी अगर बात करें तो यह इधर अरावली पर्वत श्रेणी से इधर सीमा इसका लगता है और यह पूरा जितना क्षेत्र है उसका सब इधर गुजरात के अरब सागर से होते हुए इधर पश्चिम बंगाल के खाड़ी से लगा हुआ इसका पूरा बॉर्डर है। ये सबसे विशाल भूभाग है, हमारे भारत का सबसे विशाल भूभाग है। और इसकी बात करें तो ये किन किन चट्टानों से बना? आग्नेय रूपांतरित तथा तथा क्रिस्टली, ये 3 प्रकार के शैलों से इसका निर्माण हुआ है। शैलों से आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, क्रिस्टली शैल, इन 3 प्रकार के शैलों से इस पूरे भाग का निर्माण हुआ है। ये जो हमारा दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय जो हमारा ये पठार है ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन भूभाग है। प्राचीन भूभाग है, ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल इस 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इधर इसकी पश्चिम में बात किया जाए तो ये अरब सागर से लगा हुआ है और इधर बात किया जाए तो बंगाल खाड़ी से लगा हुआ, उत्तरी मैदान से लगा हुआ, इधर अरावली पर्वत से लगा हुआ। इसकी पूरा विस्तृत भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में? 2 पठार में। एक है उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि पहला, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा दक्कन का पठार। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं। मध्य उच्च भूमि मतलब कि ये जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर और अरावली पर्वत के दक्षिण, और ये जो मालवार पठार है इसमें इसमें शामिल है छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब सारे पठार इस क्षेत्र में आते हैं। इस मध्य क्षेत्र जो है कि राजस्थान से सटा हुआ भाग है अरावली पर्वत, और यहाँ इधर से यह पूरा पूरा क्षेत्र क्या है? हमारा मध्य उच्च भूमि। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कि नर्मदा नदी से दक्षिण में स्थित जो भूभाग है उसे विंध्या पर्वत से और सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में जो स्थित भूभाग है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्कन के पठार को महाराष्ट्र पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्कन के पठार का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब हमने दक्कन का पठार भी देखा, इसके निर्माण कैसे हुई, किन किन शैलों से इसका निर्माण हुआ और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसे कितने भागों में बांटा गया, यह सबसे प्राचीन भूभाग है भारत का। और तब ये सब सारी चीज़ें इसमें हम लोग देख ली। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या देखेंगे? हम लोग देखते हैं तट सीमा। एक तट सीमा देखते हैं। तो तट सीमा भारत की कितनी तट सीमा है? भारत को मिलने 2 भागों में, 2 तट सीमा भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग है पूर्वी घाट और दूसरा है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ पर एक खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। पश्चिमी घाट खंभात की खाड़ी से इधर दक्षिण में कोराल मालवार के तट तक, यहाँ पर कोराल पर्वत श्रेणी तक यहाँ पर पूरा स्थित है। खंभात की खाड़ी से लेकर यहाँ पर दक्षिण तक पूरा ये स्थित है। कौन स्थित है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर चौड़ाई की बात करें तो यह 64 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ये पश्चिमी घाट की हमारी चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर आसपास चौड़ाई है। अगर इसके
तटीय भाग की बात करें तो इसकी तटीय भाग क्या है, मालवार का पठार। इसमें 3 भाग हैं, ये बीच वाला भाग है मालवार का पठार, और यहाँ पर खंभात की खाड़ी और मालवार पठार से इसका लगा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं हम पूर्वी घाट। अगर पूर्वी घाट की लंबाई की बात करें तो 120 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक इसकी पूरी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 120 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और ये उत्तर उत्तर सरकार तथा दक्षिण में कोरोमंडल तट तक ये स्थित है, इसकी पूरी स्थिति। भारत के 2 तटीय सीमा के भाग हैं। तटीय सीमा के भाग कितने हैं, 2 हैं, एक है पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट है, इसकी लंबाई 120 किलोमीटर 400 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई 64 किलोमीटर है। ये मालाबार तट से खंभात की खाड़ी से सटा हुआ भाग है। यहाँ उत्तर में उत्तर सरकार तथा कोरोमंडल से इसका सटा हुआ भाग है पश्चिमी घाट। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का महान मरुस्थल क्षेत्र। महान मरुस्थल, ये जो भारत का महान मरुस्थल है, इसका कुछ भाग कहाँ है, इस पाकिस्तान में भी चला गया है। ये भारत का कुछ महान मरुस्थल का कुछ भाग यहाँ पर पाकिस्तान में भी चला गया है। यह अरावली पर्वत श्रेणी से किस साइड है, उत्तर पश्चिम साइड में ये स्थित है। यह बहुत बड़ा भूभाग है। यह जो है उसका इसका जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर नदियाँ जो बहती हैं वो पूरी अरब सागर तक नहीं जा पाती है, उधर ही पूरी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर ज्वार बाजरा जैसे फसलों की खेती की जाती है। ये हमारा मरुस्थलीय भाग है, और मरुस्थलीय भाग में ज्वार बाजरा खेती भी की जाती है। लूनी नामक नदी है, जो कि ये सबसे अधिक समय तक बहने वाली यहाँ की लूनी नामक नदी है, जो सबसे अधिक समय तक राजस्थान में बहती है। अगर राजस्थान की लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसका 644 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 161 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसका पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसकी कितनी है, क्षेत्रफल इसकी 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका हमारे मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब हम इसमें देख लिए, इसमें फसलों की बात करें तो ज्वार बाजरा नामक इसमें प्रमुख फसलें उगाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ये लास्ट हम लोग देखेंगे द्वीप समूह, अपने सागर के द्वीप समूह। तो उस ने 4 चीज़ें देख चुके। हम लोग उत्तरी मैदान देख चुके, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र देख चुके, दक्कन का पठार देख चुके और तटीय मैदान देख चुके। अब सिर्फ बचा है हमें ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। भारत के कितने द्वीप समूह हैं, 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं। 2 द्वीप समूह हैं। 2 कौन कौन से, एक अरब सागर का द्वीप समूह और दूसरा बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। मालिक खाड़ी, ये जो द्वीप समूह, इनकी अगर पूरी संख्या की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे आकार में इनकी संख्या बहुत छोटे छोटे हैं। इनकी अगर बात करें 242 की संख्या में ये पूरे हैं। ये दोनों मिलाकर 242 की संख्या पूरे हैं। अब इसकी बात करते हैं हम पहले अरब सागर की। पहला अरब सागर की जो द्वीप है, इसमें बहुत सारे द्वीपों की संख्या है, यहाँ पे लिखे हैं। इनमें
अरब सागर में द्वीप जो है लक्षद्वीप स्थित है। अरब सागर के द्वीप समूह की बात करें तो ये लक्षद्वीप स्थित है। इसे 1973 से पहले अलका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये मिनी द्वीप नाम से जाना जाता था। फिर 1973 में 1973 में इसका नाम क्या, 1973 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। इससे पहले इसे किन किन नामों से जाना जाता था, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये 3 प्रकार के नामों से नहीं जाना जाता था, चूँकि 1973 में इसे बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया। जो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 36 वर्ग किलोमीटर में, ये 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बहुत ही कम संख्या में। यहाँ पर किसी प्रकार के मनुष्य नहीं रहते। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ तथा पादप सभी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारी ये बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे 2 द्वीप पाए जाते हैं। एक उत्तर में द्वीप है अंडमान, तथा दक्षिण में है निकोबार। ये 2 द्वीप हैं। इनकी भी संख्या बहुत अधिक है। इनकी संख्या भी अधिक, ये दो भागों में बटे हुए हैं। ये 2 भागों में बटे हुए हैं। उत्तर में कौन सा, अंडमान, और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। यह जो द्वीप समूह है क्या है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह हमारा द्वीप समूह है, बहुत महत्वपूर्ण द्वीप समूह। और ये जो द्वीप समूह है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, और यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये दोनों द्वीपों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर केंद्र सरकार का शासन संचालित होता है। एक केंद्र शासित, हमारे द्वीप समूह दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ जिससे प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर शासन संचालित करते हैं। अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अब